हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम यू अगेन इन आवर केमिस्ट्री क्लास एंड आवर टुडेज टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड विद मेटल। तो आज हम बात करेंगे एरिल हैलाइड की मेटल के साथ रिएक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी मेटल की एरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें रिएक्शन लगभग वैसे ही है जैसी आपने एल्काइल हैलाइड के साथ देखी थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस हमें जो देखने को मिलेगा वो हम यहां देखेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम यहां देखते हैं रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड विद सोडियम मेटल के साथ में एरिल हैलाइड की रिएक्शन। ओके, तो आपको ध्यान होगा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आपने सोडियम मेटल से कराई थी तो उस रिएक्शन को आपने पर्टिकुलर नेम दिया था, इट वाज वुड्स रिएक्शन। उसको हमने वुड्स रिएक्शन कहा था। अब ये जो रिएक्शन है हम जब मेटल के साथ में करा रहे हैं एरिल हैलाइड के साथ में, ठीक है, तो यहां पर इस रिएक्शन को भी आप क्या कह सकते हैं, ये भी वुड्स है बट साथ में आपको क्या यूज में लेना है, फिटिग। तो यहां पर वुड्स फिटिग रिएक्शन हम यहां देख सकते हैं। इसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं। देखिए, एक तो अगर मैं एरिल हैलाइड की रिएक्शन करा रहा हूं सोडियम के साथ में, ठीक है, केवल एरिल हैलाइड और सोडियम, तब इस रिएक्शन को हम दो पार्ट में ले रहे हैं। तो फर्स्ट तो हम कह रहे हैं फिटिग रिएक्शन। एक्चुअली फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, केवल एरिल हैलाइड और सोडियम की रिएक्शन कराई जाती है इस तरह से। जैसे ये आपके पास एरिल हैलाइड है, दिस इज एरिल हैलाइड, ब्रोमोबेंजीन, देन सोडियम एंड देन अगेन ब्रोमोबेंजीन। ओके, तो इसे आप रिएक्शन करा रहे हैं, ध्यान रखें, ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हीट भी करेंगे इसे आप। तो जब आप इसे हीट करते हैं, ऊपर लिखते हैं इसे। ओके, जब आप इसे हीट करते हैं तो देखिए यहां रिएक्शन किस तरह से होगी कि Br जो है वो सोडियम के साथ में रिलीज हो जाएगा, 2NaBr की फॉर्मेशन होगी, और साथ में दोनों जो एरिल ग्रुप है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। दे विल कंबाइन लाइक दिस, इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे। तो ये जो आपके पास कंपाउंड बना है इसमें दो फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं, देन इट विल बी कॉल्ड बाइफिनाइल। बाइफिनाइल, ठीक है ना, ये बाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो गई है। तो एक तो ये रिएक्शन है, इसको हम फिटिग रिएक्शन कह रहे हैं। इसी से मिलती जुलती इसकी सेकंड रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। देखिए, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। फिटिग रिएक्शन में दोनों एरिल हैलाइड हैं आपके पास में, लेकिन अगर हम बात करते हैं वुड्स फिटिग की तो ध्यान रखें वुड्स फिटिग के अंदर आपके पास में एरिल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड दोनों की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्शन होती है। तो यहां हम ले रहे हैं एरिल हैलाइड, सपोज हमने यहां Br ले लिया, इसकी Na से रिएक्शन करा रहे हैं, और इधर ले लेते हैं हम BrCH2CH3 ले लेते हैं। ओके, ये रिएक्शन करें, और सिमिलर कंडीशन वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं, तो यहां पर NaBr रिलीज हो जाएगा। ये NaBr रिलीज हो गया है, और NaBr के रिलीज होने के बाद आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है, देखिए यहां जो कंपाउंड है दैट इज टोलुइन, एंड 2NaBr रिलीज हो गया है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना है इसको आप क्या बोलेंगे, टोलुइन। इस टोलुइन का एक नाम और हो सकता है, बता सकते हैं इसे क्या कहा जा सकता है, इट कैन बी कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन। ओके, इसे मिथाइल बेंजीन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हो गई है, फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन। मैं एक बार थोड़ा रिमाइंड करा दूं, इससे रिलेटेड एक रिएक्शन होती है जिसे हम वुड्स रिएक्शन कह रहे थे, वुड्स रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन आप याद रख सकते हैं, इंपोर्टेंट है तीनों रिएक्शंस। वुड्स रिएक्शन में केवल आप एल्काइल हैलाइड की सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, केवल फिटिग रिएक्शन में आप एरिल हैलाइड की सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, और जहां वुड्स फिटिग आ गया दैट मींस दोनों टर्म आ गई यूज में, तो एल्किल हैलाइड भी होना चाहिए, एरिल हैलाइड भी होना चाहिए, दोनों को आप सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, तो ये मिथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो आई थिंक सोडियम के साथ रिएक्शन क्लियर है कि सोडियम के साथ रिएक्शन करके आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पर आपने देखा कि फिटिग रिएक्शन से आपने बाइफिनाइल बनाया है। ठीक है, तो क्या और कोई ऐसी रिएक्शन है जिससे बाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो सकती है? तो एक रिएक्शन हम इस तरह की और देखते हैं जहां पर हम बाइफिनाइल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं जिसे हम बोलते हैं उल्मान रिएक्शन।
उल्मान रिएक्शन, ये यू एक ही आएगा, ठीक है, उल्मान रिएक्शन। एक्चुअली उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, इसमें भी बाइफिनाइल की फॉर्मेशन होती है, बस फर्क इतना है कि यहां पर आप आइडोबेंजीन लेते हैं और आइडोबेंजीन को आप कॉपर पाउडर के साथ एक सील्ड ट्यूब के अंदर हीट करते हैं, और जब इसे हीट करेंगे तो यहां पर बाइफिनाइल की फॉर्मेशन होगी। तो इस रिएक्शन में भी आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पर आपने आइडोबेंजीन लिया है, दिस इज आइडोबेंजीन, और कॉपर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं आइडोबेंजीन की, दिस इज ऑल्सो आइडोबेंजीन, ठीक है। और यहां थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि कॉपर के साथ करा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक सील्ड ट्यूब में हीट करेंगे इसे, सील्ड ट्यूब में इसे आप हीट करें, और जब आप इसे हीट करेंगे तो यहां देख सकते हैं कि CuI2 की फॉर्मेशन होगी एक तो, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 है और आयोडीन की 1 है, तो एक कॉपर के साथ 2 आयोडीन कंबाइन हो जाएंगे, और साथ में ये दोनों फिनाइल ग्रुप आपस में कंबाइन होकर के दे विल फॉर्म बाइफिनाइल, तो ये बाइफिनाइल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ये बाइफिनाइल बन गया आपके पास, बाइफिनाइल की फॉर्मेशन होगी। तो आपको ये पता है कि दो हमारे पास मेथड है जिससे हम बाइफिनाइल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपके पास फिटिग रिएक्शन बाइफिनाइल बनाने के लिए, और दूसरा आपके पास हो गया अल्मान रिएक्शन, ठीक है। अल्मान रिएक्शन में बस फर्क इतना है कि यहां पर आप क्या लेते हैं, आइडोबेंजीन लेते हैं, ठीक है। तो आइडोबेंजीन के ही केस में पर्टिकुलर है, ध्यान रखें, इसके अंदर हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन नहीं लेंगे, केवल आइडोबेंजीन से आप बाइफिनाइल की फॉर्मेशन करते हैं अल्मान रिएक्शन से, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कॉपर के साथ रिएक्शन हो गई है इसकी। नेक्स्ट मेटल हम जो देख रहे हैं यहां पर वो आता है फिर मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। तो देखो ये सारी वो रिएक्शन है जो आप ऑलरेडी एल्काइल हैलाइड के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, एक तरह से उनका रिवीजन ही है, क्योंकि आपने सोडियम के साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है, आपने मैग्नीशियम के साथ पढ़ी है तो अगेन आप उसको पढ़ रहे हैं, आपने लिथियम के साथ पढ़ी है, यहां भी हम लिथियम के साथ पढ़ेंगे, कॉपर के साथ हमने नहीं देखी थी वहां पर, ठीक है। चलिए देखते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम, Mg के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। तो मैग्नीशियम के साथ जब हम एरिल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो एक तो है ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन, Br Mg यहां ले रहा हूं, और ड्राई ईथर में रिएक्शन करा रहे हैं, ड्राई ईथर में हीट करके रिएक्शन आप करा रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो होता है, ध्यान रखना, इसकी वैलेंसी 2 होती है, Mg2+ की फॉर्म में मिलता है, तो इसका मतलब ये दो वैलेंसी रख रहा है तो दो तरफ से एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है। तो मैग्नीशियम को मैं यहां पर कंबाइन करता हूं, तो मैग्नीशियम अगर यहां अटैक करता है तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, देखिए आप, तो यहां फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास MgBr, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना है आपके पास, इसे आप क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ध्यान रखना, ये जो एक कंपाउंड बना है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपके पास में एक एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ध्यान रखें, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसको एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप पहले पढ़ चुके हैं, RMgX को भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहां पर एल्काइल ग्रुप था, बस यहाँ एल्काइल की जगह आपके पास फिनाइल ग्रुप आ गया, इसलिए इसको हम एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह रहे हैं। और इसकी भी वही प्रॉपर्टी है जो अपन ने बताई थी कि इट इज आल्सो वेरी मच रिएक्टिव, और ये वाटर से रिएक्शन करके इजिली बेंजीन की फॉर्मेशन कर लेता है अगर इसको वाटर से रिएक्शन कराते हैं आप। साथ में इसमें भी दो तरह के बॉन्ड मिलेंगे आपको, कि ये वाला बॉन्ड जो है ये आयनिक होगा मैग्नीशियम और Br के बीच में, और मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट होगा। तो दोनों तरह के बॉन्ड इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब यही रिएक्शन देखो, जैसे Mg के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, हमने ब्रोमोबेंजीन की कराई है, सेम रिएक्शन हम ब्रोमोबेंजीन के साथ नहीं करा करके हम क्लोरोबेंजीन के साथ कराएं, तो वहां हमें कैटेलिस्ट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे होगी वो रिएक्शन देखें। अगर मैं यहां क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं, इस चीज को ध्यान रखना, मेक इट अ पॉइंट, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो कैटेलिस्ट आपको डिफरेंट चाहिए, ध्यान रखना, ड्राई ईथर यहां नहीं ले सकते आप, यहां आप लेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लेंगे और साथ में हीट करेंगे, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में इसकी यहां पर ये रिएक्शन करके ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन करेगा, और यहां ये बनाएगा फिनाइल
मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये बनेगा यहां पर। तो ध्यान रखना है, अगर आपको मतलब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना है तो ड्राई ईथर चाहिए, और अगर फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन आपको चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो गई। अब मैग्नीशियम के बाद अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं लिथियम के साथ, एक मेटल के साथ और देख रहे हैं, लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, रिएक्शन विद लिथियम मेटल, लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन। तो लिथियम मेटल जो है, देखिए यहां मैं ले रहा हूं ब्रोमोबेंजीन और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं लिथियम के साथ में। तो यहां मैं 2 लिथियम ले रहा हूं, ड्राई ईथर में रिएक्शन करा रहा हूं मैं, हीट कर रहा हूं। तो 2 इसलिए लिया है क्योंकि लिथियम मेटल है और लिथियम के कंपैरिजन में ये दोनों नॉन मेटल है। तो लिथियम Br से भी रिएक्ट कर सकता है और फिनाइल ग्रुप से भी रिएक्शन कर सकता है। तो इसका मतलब यहां आपके पास क्या बनेगा, देखिए एक तो आपके पास बनेगा फिनाइल लिथियम, यहां पर लिथियम कंबाइन हो जाएगा, और एक बनेगा लिथियम ब्रोमाइड। दिस इज फिनाइल लिथियम की फॉर्मेशन हुई है और साथ में लिथियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो ये हो गई मेटल्स के साथ में रिएक्शन। अब मेटल के बाद में एक रिएक्शन और देखेंगे हम, ठीक है। ये तो मेटल के साथ हो गई है। इसके अलावा जो ये एरन हैलाइड्स हैं, ये रिडक्शन रिएक्शन भी शो करते हैं। अगर हम निकल और एल्युमिनियम के मिक्सचर के साथ बेसिक मीडियम में एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराएं तो इजिली इनका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होने के बाद ये किसमें, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखते हैं रिएक्शन। तो हम यह रिडक्शन देख रहे हैं, रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन। तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है सपोज। अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं। तो रिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि निकल एल्युमिनियम मेटल को बेसिक मीडियम में ले रहे हैं NaOH की प्रेजेंस में। तो यहां से जो हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन मैं यहां लिख देता हूं, ये H2H ले लिया मैंने। तो एक H तो क्या करेगा, Cl के साथ कंबाइन होकर के HCl की फॉर्मेशन करेगा। तो एक तो यहां HCl की फॉर्मेशन होगी, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो बेंजीन के ऊपर अटैक करके क्या बनाएगा, फिनाइल के ऊपर अटैक करके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेंजीन बन गया, क्योंकि यहां जब एक Cl को आपने H से कंबाइन किया तो ये वैलेंसी तो फ्री होगी ना, तो उस वैलेंसी पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो यहां बेंजीन बन गया है हमारे पास, ठीक है, बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई है। तो एक चीज ध्यान रखें कि क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में चेंज किया जा सकता है, क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां काम आने वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन वहां काम आएगी जहां आपको कन्वर्जन करना है, क्योंकि बहुत से कन्वर्जन में क्या होता है कि हमें हेलोबेंजीन को बेंजीन में चेंज करना होता है, ठीक है। तो वहां पर अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है तो उससे हम बेंजीन बना सकते हैं, फिर बेंजीन से आगे कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। हम कन्वर्जन की बात करेंगे, लेकिन अभी इस रिएक्शन को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास में मेटल्स के साथ रिएक्शन और रिडक्शन, दो चीज हमने देख ली है, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीहेलो एल्केन्स की, पॉलीहेलो एल्कीन्स। अब पॉलीहेलो एल्केन से हमारा क्या मतलब है, देखिए पॉलीहेलो एल्केन से मेरा मतलब है कि हम यहां बात करेंगे जैसे CHCl2, ये एक पॉलीहेलो एल्केन है, या CHCl3, CH2Cl2, CHCl3 या CCl4। तो यहां पर आप इससे तो क्या कहेंगे, देखिए इट विल बी कॉल्ड मिथाइलिन क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम है, आईयूपीसी नेम क्या होगा, आईयूपीसी में आप इसे बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन कहा जाएगा। और ये क्या है आपके पास, दिस इज क्लोरोफॉर्म, इसे आप क्लोरोफॉर्म कहेंगे, या आईयूपीसी नेम अगर हम बोले तो 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन बोलेंगे इसे, ठीक है। और फोर्थ इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहेंगे, या फिर 1,1,1,1 4 टाइम्स टेट्राक्लोरोमीथेन यूं कह सकते हैं, 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है, ये सभी कंपाउंड क्या है, पॉलीहेलो एल्केन्स है, बिकॉज दे हैव मोर देन 1
halogen attached within, so that's why they are called polyhaloalkanes. तो polyhaloalkanes की फॉर्मेशन देख सकते हैं हम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है इनके बारे में हमारे सिलेबस में, तो थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन है. मोस्टली इसमें जो क्लोरोफॉर्म है इसको थोड़ा सा दिया हुआ है डिटेल में, इसकी कुछ एप्लीकेशन दी हुई है, वो हम डिटेल के अंदर देखेंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेथिलीन क्लोराइड या CH2Cl2 के बारे में. ठीक है, चलिए देखते हैं. लेट्स सी मिथाइलिन क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन. एक्चुअली मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन जो है, इट इज आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन. मीथेन का हेलोजन डेरिवेटिव है. अगर हम इसके यूज की बात करें तो इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट रिमूवर. पेंट रिमूवर देखा होगा, पेंट को हटाने के लिए जो आप सॉल्वेंट काम में लेते हैं, दैट इज मिथाइलिन क्लोराइड. ओके, नेक्स्ट सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स. बहुत सी ड्रग्स जो होती है उनमें सॉल्वेंट की तरह भी इसको यूज में लेते हैं. जब ड्रग डिजोल्व नहीं होती है तो इसको डिजोल्व करने के लिए काम में लिया जाता है. इसके अलावा अगर हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एक्चुअली ये जो मिथाइलिन क्लोराइड है ये सीधे ह्यूमन बीइंग या एनिमल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है. ठीक है, कैसे? एक्सपोजर टू अ स्मॉल क्वांटिटी, अगर हम थोड़ी सी क्वांटिटी के भी एक्सपोजर में रहें, इसके कांटेक्ट में आए, तो इसकी वजह से ध्यान रखना क्या होता है, कॉजेज स्लाइटली इंपेयर्ड हियरिंग एंड विजन. तो हल्का सा सुनने में और देखने में प्रॉब्लम आने लगती है. ठीक है, और दूसरा, अगर हाई क्वांटिटी के अंदर इसके कांटेक्ट में रहते हैं तो इट कैन कॉज डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं, नॉइसा, जी मचलने लगता है, उल्टी वॉमिटिंग होने लगती है. ठीक है, नमनेस इन द फिंगर टिप्स, और जो फिंगर की टिप्स है, ठीक है, उनमें थोड़ा सा सूनापन आने लगता है. ठीक, इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट में कॉज, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इसके, तो उससे ध्यान रखें स्किन बर्न भी हो सकता है. इसके अलावा रेडनेस ऑफ स्किन, स्किन के अंदर रेडनेस या रेड पैचेस भी हो सकते हैं. इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आईज, अगर आईज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो वो कॉर्निया को बर्न कर सकता है. इसका मतलब कुल मिलाकर के एक तरह से हम कह सकते हैं पॉइजनस ही है. ठीक है ना, कोरोसिव भी है, पॉइजनस भी है, तो इसको इट शुड बी हैंडल विद केयर. ये चीज ध्यान रखें, तो इसको हैंडल जो है थोड़ा केयर के साथ करना चाहिए. तो इट इज ऑल अबाउट मिथाइलिन क्लोराइड. तो ज्यादा कुछ नहीं है हमारे सिलेबस में इसके बारे में, इसकी प्रिपरेशन अपन क्लोरोफॉर्म के साथ देख लेंगे. तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स में, और वो है क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3. दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म. अब क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम प्रिपरेशन को ही देखते हैं. प्रिपरेशन, तो क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास में जो सबसे बढ़िया मेथड है, बढ़िया तो मेथड क्या है, मतलब ये एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हेलोजिनेशन से बनाते हैं, क्लोरीनेशन से बनाते हैं. अगर आप मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरोफॉर्म की उसमें फॉर्मेशन होती है. तो पहला मेथड हम ले रहे हैं बाय क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन के क्लोरीनेशन से. ठीक है, अब मीथेन के क्लोरीनेशन में आप देखो, ये जो हमने लिखा है CH4, इट इज कॉल्ड मीथेन. ये मीथेन है आपके पास, और मीथेन का आप क्लोरीनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक, तो ये रिएक्शन आई थिंक अपन पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक, और हमें पता है कि दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप इफ क्लोरीन इज इन एक्सेस. अगर क्लोरीन को आप एक्सेस में लेते हैं तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास CH3Cl और HCl की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, फिर ये जो आपके पास बना है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन. दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हो गई है. देन अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में ले रहे हैं तो ये वापस से एक स्टेप और करेगा. देखो इस तरह से Cl2, और यहाँ लाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करा रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन एक Cl के साथ कंबाइन होकर के HCl बनाएगा, और वापस क्या बना आपके पास, CH2Cl2. तो यानी आपके पास मिथाइलिन क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई है. ठीक है ना, ये आपके पास दूसरा स्टेप हो गया. तो मिथाइलिन क्लोराइड जो अपन इससे पहले देखा था उसकी फॉर्मेशन इससे कर सकते हैं. देन अगर आप CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड का फिर से क्लोरीनेशन कराते हैं लाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म CHCl3 एंड HCl. ये क्लोरोफॉर्म बन गया आपके पास. तो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन हो गई. लेकिन रिएक्शन यही नहीं रुकती है. ठीक है,
ये रिएक्शन आगे फिर कंटिन्यू रहती है। CHCl3 की फॉर्मेशन के बाद भी अगर आप क्लोरीनेशन कराते हैं देन इट विल फॉर्म CCl4 एंड HCl। दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इस रिएक्शन की प्रॉब्लम क्या है? इस रिएक्शन में प्रॉब्लम ये है कि ये चारों ही रिएक्शन इसमें एक साथ होती हैं, और जब ये चारों रिएक्शन हो रही है तो इसमें बनने वाले जो कंपाउंड है यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ 4 टाइप ऑफ कंपाउंड्स। इसमें आपको 4 तरह के कंपाउंड का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। और इनको सेपरेट करने के लिए यू हैव टू यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने का एक अच्छा मेथड नहीं है, बट chloroform can be formed by this method. Methylene chloride can be formed by this method. Carbon tetrachloride can be formed by this method. और बनने के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से they can be separated. इनको सेपरेट किया जा सकता है. So this is one of the method by which chloroform can be prepared. एक मेथड और देखें, इसको रफ कर रहा हूं मैं। जो नेक्स्ट मेथड आता है उसे हम कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन और क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। देखिए, नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म बाय क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हैलोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली क्लोरोफॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ हैलोफॉर्म, और इस मेथड से आप आइडोफॉर्म बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं और ब्रोमोफॉर्म बना सकते हैं। तीनों की फॉर्मेशन की जा सकती है। तो इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी यूज NaOH एंड रिएक्ट इट विद क्लोरीन। NaOH की रिएक्शन आप क्लोरीन से कराते हैं। देन 3 टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, NaOCl, NaCl एंड H2। इनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब ये चीज ध्यान रखना, दिस इज नॉट क्लोराइड, दिस इज क्लोराइड, टी आ रहा है वहां पर, है ना। दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइट। और सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडेशन करता है एल्कोहल का, ठीक है। तो मोस्टली एल्कोहल से भी बना सकते हैं हम इस मेथड में, और आप एल्डिहाइड को भी डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। हम एल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सपोज भी हम इसके साथ में एल्कोहल ले रहे हैं, तो एल्कोहल में CH3CH2OH, दिस इज एल्कोहल। और इस रिएक्शन में बना हुआ जो हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड है NaOCl, ये इससे रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा किसका, एल्कोहल का। और आपको पता है जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है इट चेंजेस इनटू एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के लिए यहां पर आप देखिए 2 हाइड्रोजन में यहां से रिमूव कर रहा हूं, और 2 हाइड्रोजन जब यहां से रिमूव करता हूं तो इट विल फॉर्म CH3CHO, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन करेगा CH3CHO की। और साथ में क्या बनेगा कि यहां से हमारे पास में एक तो एल्डिहाइड बन गया है, और आपके पास में NaOH की फॉर्मेशन हो जाएगी, और साथ में HCl बन जाएगा। ये चीजें आपके पास यहां बनेंगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन गया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन हमारा मेन मोटो इसमें क्या है, वी हैव टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की तरफ जा रहे हैं हम बनाने के लिए। तो हमने पहले सोडियम हाइपोहैलाइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाया, देन सोडियम हाइपोक्लोराइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको एल्कोहल से रिएक्शन कराया जिसने एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास में एल्डिहाइड है इट अगेन रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। और यहां कुछ रिएक्शन इस तरह से होती है, देखिए हम एक काम करेंगे यहां पर कि ये जो 3Cl है उसको डिस्प्लेस कर देगा 3 हाइड्रोजन, ठीक है। 3Cl यहां से 3 हाइड्रोजन को हटा देंगे और यहां यूज में लेते हैं इसे। तो क्या बनता है देखो, CCl3CHO प्लस 3 NaOH, इसकी फॉर्मेशन होगी। हमने क्या किया यहां से, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई में है तो 3 क्लोरीन को मैंने 3 हाइड्रोजन की जगह लगा दिया, 3 हाइड्रोजन को मैं इधर ले गया हूं तो 3 NaOH बन गया। अब ये जो कंपाउंड बना है इसे आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोरेल, इसे क्लोरेल कहा जाता है। और वैसे अगर इसका नाम देखा जाए तो आप इसे यूं भी कह सकते हैं
क्योंकि एल्डिहाइड में 3 क्लोरीन ऐड किए आपने, तो इसे आप और क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इट कैन बी कॉल्ड एज ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, इसे आप ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड कह सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में जो ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड है वो बनाएगा क्लोरोफॉर्म, जब हम इसकी वापस से NaOH से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, देखते हैं, जैसे ये हमारे पास NaOH है और ये है हमारे पास CCl3CHO ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड। तो यहां पर देखो ये H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, देखो CHCl3 की फॉर्मेशन हुई है और साथ में क्या बन रहा है आपके पास HCOONA। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारे पास क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और साथ में ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, इसे आप सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। तो यहां क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन होगी, हमें यही करना था। तो इस सारे स्टेप को मिला करके आप क्या बोलेंगे, ये पूरी रिएक्शन जो है इसे आप कहेंगे दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, दिस इज क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन को एक स्टेप में भी लिखा जा सकता है। इफ वी वांट टू राइट दिस रिएक्शन इन अ सिंगल स्टेप, तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखो कितने NaOH लिए हैं आपने यहां पर। ठीक है, 2 NaOH आपने यहां यूज में लिए हैं, ओके, 1 NaOH आपने यहां काम में लिया, 3 NaOH काम में लिए, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल काम में लिया। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जो बचता है उसे लिख देंगे हम यहां पर। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो इस रिएक्शन में NaOCl की फॉर्मेशन हुई, ये यहां पर कैंसिल हो गया। इसके अलावा हमारे पास और क्या हुआ इसमें, देखो NaCl नहीं दिख रहा है, बच गया वो, ठीक है। और एक NaOH को यहां से कैंसिल कर दें हम, ये यहां बना और ये यहां पर काम में आ गया। ठीक है, और अब हमारे पास में ये 3 NaOCl यहां पर है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, एक एक मॉलिक्यूल काम में आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम इसे यूं लिख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्या लिया, यहां पर आपने एक तो यूज में लिया अल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, और ये भी यहां देख लो एल्डिहाइड बना और यहां यूज में आ गया, एल्डिहाइड को भी कैंसिल कर देते हैं हम ना, ताकि फिर कंफ्यूजन नहीं रहे। और चलिए, और अल्कोहल की रिएक्शन आपने किससे कराई, NaOH लिया आपने NaOH, और इसकी रिएक्शन आपने कराई Cl2 से। भाई बाकी जो चीजें बनी है जैसे NaOCl की जो फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, वो इसी से हुई है, तो उसको अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम देखें हमने जो रिएक्टेंट लिए थे वो कौन कौन से काम में लिए थे। तो हमने काम में लिया था अल्कोहल, NaOH, Cl2, और सबने कंबाइन होकर क्या बनाया, लास्ट प्रोडक्ट क्या बनाया, एक तो आपके पास क्लोरोफॉर्म बना है CHCl3। ठीक है, साथ में और क्या बना, देखो आपके पास एक NaCl बना है, NaCl के अलावा और क्या बना आपके पास, NaCl के अलावा H2O की फॉर्मेशन भी हो रही है। ठीक है, और लास्ट में आपके पास HCOONA की फॉर्मेशन भी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब अल्कोहल की रिएक्शन आपने इसके साथ कराई तो आपके पास में यहाँ क्लोरोफॉर्म बन गया है। तो इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हैं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहा जा सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास में हेलोफॉर्म रिएक्शन की। अब इसके बाद में एक स्टेप और आगे आते हैं। तो देखो हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनने के बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हेलोफॉर्म का जो यूज किया जाता है, या क्लोरोफॉर्म का हम बात कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का जो यूज किया जाता है मोस्टली एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसको हम कहेंगे बेहोश करने की दवा की फॉर्म के रूप में इसका यूज करते हैं। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक है, एक्चुअली पहले इसका यूज किया जाता था, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम होती है इसमें कि ये जो क्लोरोफॉर्म है, अगर इस क्लोरोफॉर्म को आप एयर में या सनलाइट के अंदर एक्सपोज करते हैं, खुला रखते हैं, इट रेडिली रिएक्ट विद एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इट फॉर्म अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड फॉस्जीन। एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है जिसे हम फॉस्जीन कहते हैं। और फॉस्जीन जो है बनने की वजह से इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं।
अब एनेस्थीसिया के लिए हम लोग यूज करते हैं जैसे डाइथाइल ईथर है, और भी बहुत सारे केमिकल्स अब यूज में लिए जाने लगे हैं, लेकिन इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको सॉल्वेंट की तरह जरूर काम में लिया जाता है क्लोरोफॉर्म को। ओके, तो अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा जाता है कि वाई क्लोरोफॉर्म is not exposed in air and light। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा इसको ये भी पूछ लेते हैं कि वाई, इसके आंसर में 1% इथाइल अल्कोहल C2H5OH इज एडेड इन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको एज ए क्वेश्चन ही ले रहे हैं अपन। तो क्लोरोफॉर्म में आप 1% इथाइल अल्कोहल क्यों ऐड करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखिए, पहली बात कर रहे हैं हम कि लाइट की प्रेजेंस में हम इसको क्यों नहीं रखते, लाइट और एयर की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, और अगर आप इसको लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो एयर की प्रेजेंस में रखते हैं तो एयर का मतलब उसमें ऑक्सीजन है और सनलाइट भी ले रहे हैं आप। तो एक्चुअली में क्या करता है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम कह रहे हैं COCl2। ठीक है, और साथ में किसकी फॉर्मेशन होती है, HCl की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसे हम कहते हैं फॉस्जीन। दिस इज फॉस्जीन गैस, और ये टॉक्सिक गैस है, ध्यान रखें, इट इज वेरी मच टॉक्सिक। और इसकी वजह से अगर क्लोरोफॉर्म किसी को आप एनेस्थीसिया की तरह काम में ले रहे हैं तो हो सकता है कि क्या होगा, इस टॉक्सिक गैस की वजह से वो अनकॉन्शियस होने की बजाय सीधे क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड चला जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ द यूनिवर्स चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूज नहीं करते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए कि भाई इसकी फॉर्मेशन नहीं हो। ठीक है, और ये देखते हैं। तो उसके लिए अब मैंने कहा है कि 1% इथाइल अल्कोहल जो है उसको ऐड किया जाता है इसमें। क्यों किया जाता है इसको समझना। जैसे ये हमारे पास में है इसको ऐसे लें, इथाइल अल्कोहल लिखते हैं पहले, CH3CH2OH देन OCCl। ठीक है, ये तो फॉस्जीन है हमारे पास, दिस इज फॉस्जीन और दिस इज इथाइल अल्कोहल। तो यहां पर होता क्या है कि जब आप इसके अंदर इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं 1%, तो 1% इथाइल अल्कोहल इसके साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, और रिएक्शन करके इसको चेंज कर देता है डाई इथाइल कार्बोनेट के अंदर। तो यहां पर इसको ना थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं C और Cl इधर बना देते हैं, Cl और O। ठीक है, इस तरह से बना देते हैं। तो रिएक्शन कैसे होगी, इस तरह से रिएक्शन होगी। तो बना क्या आपके पास, देखो आपके पास यहाँ फॉर्मेशन होगी 2 इथाइल ग्रुप और 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास CH3CH2O CO CH3CH2NO प्लस साथ में और किसकी फॉर्मेशन होगी, 2HCl की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो आपके पास बना है इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं क्लोज करके, CH3CH2CO3। तो इसे आप क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड डाई इथाइल कार्बोनेट। और डाई इथाइल कार्बोनेट जो है, ध्यान रखना, डाई इथाइल कार्बोनेट जो सब्सटेंस बना है ये कैसा सब्सटेंस है, दिस इज नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस। ये एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो इसका मतलब अगर हम उसमें 1% इथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं तो 1% इथाइल अल्कोहल क्या करता है, उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है, उसमें टॉक्सिसिटी को जनरेट नहीं होने देता। तो यही रीजन है कि जो क्लोरोफॉर्म की बॉटल है उसमें 1% इथाइल अल्कोहल को ऐड किया जाता है। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखी जाती है कि इसको ना ऊपर तक, मतलब इसको खाली नहीं छोड़ते हैं आप, इसको बिल्कुल ब्रिम तक, ऊपर तक फिल करके रखते हैं। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप यहाँ स्पेस खाली छोड़ देंगे तो वहां पर एयर आ जाएगी और लाइट की प्रेजेंस के अंदर क्या होगा, वो रिएक्शन कर लेगी। तो उस क्लोरोफॉर्म को आप कलर्ड बोतल में रखते हैं, ठीक है, और साथ में उसको ब्रिम तक, ऊपर तक फिल करके रखते हैं, उसके अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ते हैं ताकि उसमें एयर रह सके, ऐसा नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब एक चीज और आती है सामने कि अगर मान लीजिए आपके पास क्लोरोफॉर्म है,
और आपको चेक करना है कि ये क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन गैस बन चुकी है या नहीं बनी है। तो कैसे करेंगे? हाउ कैन यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फॉस्जीन इन क्लोरोफॉर्म? सो इट इज वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने अभी एक रिएक्शन देखी कि जब क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन बनाता है तो ये रिएक्शन होती है। देखिए जैसे CHCl3 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में ये बनाएगा COCl2 और प्लस HCl। तो आप देखो इसमें एक बाई प्रोडक्ट बनता है साथ में फ्री में, वो क्या है? HCl, ठीक है ना। तो साथ में एक बाई प्रोडक्ट बन रहा है HCl। तो ये जो HCl बन रहा है, गौर करना मेरी बात पे, अगर किसी तरह से मैं ये चेक कर सकूं कि इसमें HCl बन गया, HCl की प्रेजेंस चेक करूं, तो नेचुरल है अगर HCl बना है तो इसका मतलब उसमें फॉस्जीन भी बना होगा, क्योंकि HCl जो है वो फॉस्जीन के साथ बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। तो आपको अगर ये चेक करना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, जो आपके पास बॉटल में क्लोरोफॉर्म है, सपोज आपके पास एक बोतल में, सपोज दिस इज या टेस्ट ट्यूब ले लें, इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास यहाँ क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और आपको चेक करना है। और मैंने कहा कि अगर इसके अंदर फॉस्जीन बनी है COCl2 और प्लस साथ में HCl भी बना होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको चेक कर सकें तो पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि जैसे हमारे पास में जो HCl है, अगर मैं इस HCl की रिएक्शन AgNO3 से करा दूं, मेरा कहने का मतलब है इसी सॉल्यूशन में, जो क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन है, इसमें मैं थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड का, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड कर दूं, ठीक है। तो जैसे मैं इसका सॉल्यूशन ऐड करूंगा तो यहाँ रिएक्शन होगी और किसकी फॉर्मेशन होगी? AgCl प्लस HNO3। और AgCl क्या होता है? व्हाइट PPT देता है, व्हाइट PPT। तो अब जैसे ही इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, ठीक है ना, आपने इसमें AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन ऐड किया, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे और यहां पर व्हाइट PPT की फॉर्मेशन हो गई, व्हाइट PPT बन गया। तो व्हाइट PPT बन गया तो किस चीज को कंफर्म कर रहा है? तो व्हाइट PPT का बनना ये बता रहा है कि इसमें HCl है, क्योंकि HCl से रिएक्शन करके ही तो व्हाइट PPT बनता है। और HCl है तो इसका मतलब HCl है तो साथ में ये भी क्या होगा? फॉस्जीन बना होगा। तो इसका मतलब ये प्योर क्लोरोफॉर्म नहीं है। तो ध्यान रखना, आप क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। बस करना क्या है कि उस क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा आपको सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालना है, और ये चीज लैब में भी अवेलेबल होती है। खास बात ये कि जो 12th तक जो आपके पास केमिस्ट्री लैब है उनमें आपको सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल होता है और क्लोरोफॉर्म भी मिल जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को आप चेक कर सकते हैं लैब में। एक टेस्ट ट्यूब में आप क्लोरोफॉर्म लेके उसमें थोड़ा सिल्वर नाइट्रेट को किस सॉल्यूशन को ऐड करें। अगर व्हाइट हो जाता है क्लोरोफॉर्म तो इसका मतलब इम्प्योर है, और व्हाइट नहीं होता है तो इसका मतलब वो प्योर था, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म को चेक करने का तरीका हो गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम देते हैं टॉपिक, और वो है हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि बहुत सरफेस स्टडी है इसके बारे में हमारे सिलेबस में। तो हम बात कर रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो चलिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड को देखें कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड किस तरह से इसकी फॉर्मेशन। ओके, अब देखते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड पाइरीन, ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम पाइरीन भी है। ओके, अगर हम इसके यूज की बात करते हैं तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज वेरी कॉमन इन यूज। इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। इसको रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट की तरह काम में लिया जाता है, कूलिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। और इसके अलावा सिंथेसाइज ऑफ फ्रियोन्स, फ्रियोन्स जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। सॉल्वेंट की तरह भी इसको काम में लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत सी रिएक्शंस में आपने देखा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में खास करके इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। इसके अलावा डीग्रीसिंग एजेंट, इट इज डीग्रीसिंग एजेंट, डीग्रीसिंग एजेंट है, इसको आप ग्रीस को रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं, ऑयल को, ग्रीस को हटाने के लिए भी काम में लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से मतलब बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो बॉडी पर इफेक्ट की बात करें तो एक्सपोजर कैन लीड टू लीवर कैंसर। अगर लंबे टाइम तक कोई कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक्सपोजर में रहता है, इट कैन लीड टू लीवर कैंसर, तो उसे लीवर कैंसर होने का खतरा रहता है। इसके अलावा कांटेक्ट में आने से जैसे वो उस पर डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन कितनी है एयर के अंदर, तो उससे अगर कम कंसंट्रेशन है और कॉन्स्टेंटली उसकी कांटेक्ट में है तो डिजीनेस आती है, चक्कर आते हैं, नॉइसा, जी मिचलना या वॉमिटिंग का जो इफेक्ट है वो क्रिएट होता है। कोमा में भी जा सकता है व्यक्ति,
अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, बेहोशी आ जाती है ना, इवन डेथ भी हो जाती है अगर ये ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हो तो। और इरिटेशन ऑफ आईज इज पॉसिबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज वेरी लेस अमाउंट इन द एयर। अगर एयर में इसकी क्वांटिटी बहुत कम है तो कॉन्स्टेंटली उसके कॉन्टेक्ट में रहने से आईज में इरिटेशन आएगी। अगर हम इन्वायरमेंटल की बात करें तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट में क्या है, इट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये रेफ्रिजरेंट भी है और ये जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। और हमें पता है ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको हम तक आने से रोकता है। और अगर उसको इसने डिप्लीट कर दिया तो नेचुरल है उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे वो ये होंगे कि उससे अल्ट्रा वायलेट रेज के ज्यादा हो जाने से जो कैंसर वगैरह जो भी प्रॉब्लम होती है, स्किन कैंसर, वो सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इट इज ऑल अबाउट कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमारे सिलेबस में ज्यादा डीप नहीं है इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डीप नहीं ले रहा हूं। इसकी फॉर्मेशन मैं बता चुका हूं आपको कि जो हमने सेम बताया था क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन के लिए कि हेलोजिन क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, तो उसमें लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास वो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ओके, तो ये तो बात हो गई कार्बन टेट्राक्लोराइड की। इसके बाद हम बात करते हैं आगे डीडीटी। डीडीटी नाम तो सुना ही होगा कि डीडीटी किसे कहा जाता है। एक्चुअली डीडीटी जो है डीडीटी इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया। बाकी अमेरिका में तो इसका जो यूज है उस पर बैन लगा दिया गया है, बट इंडिया में स्टिल इट इज इन यूज, अभी भी इसको यूज किया जाता है। इसका रीजन ये बताया जाता है कि डीडीटी जो है एक वैसे इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड की तरह भी इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और धीरे 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 ये एनिमल्स में एक्यूमुलेट होता रहता है, उनके टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है और ये उसके मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसे हम क्लोरोबेंजीन से फॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर अपन इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है ना, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू नेम द कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए इसकी फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड की कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, क्या बोलते हैं हम, डीडीटी की बात कर रहे हैं ना, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी। ठीक है, तो डीडीटी की फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक तो लेते हैं हम क्लोरोबेंजीन, दो लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में ध्यान रखें Cl को आप अपोजिट डायरेक्शन में लिखें यहां पर, और यहां मैं इसका हाइड्रोजन शो कर रहा हूं और इसकी रिएक्शन आप कराते हैं क्लोरेल से। क्लोरेल याद आया आपको कि हमने जब वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देखी थी तो उसमें आपने CCl3CHO एक कंपाउंड पढ़ा था जिसे हमने क्या कहा था, क्लोरेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखना इसे। तो क्लोरेल की से अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्लोरेल क्या है, COH देन CCl एंड Cl, दिस इज क्लोरेल। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरेल है। और अब अगर आप इसे रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहां एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बचता है वो क्या है, लेट्स सी। देखिए C, इसको मैं नीचे बना देता हूं बिकॉज वी रिक्वायर मोर स्पेस, CH CCl Cl एंड Cl, और यहां पर इस कार्बन से मैं इन दोनों क्लोरोबेंजीन को अटैच कर रहा हूं। तो क्लोरोबेंजीन को मैंने यहां अटैच कर दिया है इसके साथ में, और यहां भी मैंने इसको अटैच कर दिया है क्लोरोबेंजीन को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है दिस इज कॉल्ड DDT, इसको हम DDT कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी नेमिंग की। ठीक है, तो देखिए DDT को हम कहते हैं PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। देखिए PP इसलिए कहा, लिख देता हूं P डैश, क्योंकि यहां क्लोरीन की जो पोजीशन है अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन देखता हूं तो ये पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, दो क्लोरीन जुड़े हुए पैरा पोजीशन पर, तो PP डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है और ये दो ही फिनाइल ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल।
डाइफिनाइल, PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल, और यहां देखिए कितने क्लोरीन है, 1 2 3, 3 क्लोरीन है, तो आप क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन से बना हुआ है तो क्या लगाएंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, इथेन। तो अब नाम क्या हुआ देखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो डाइ के लिए डी, देन अगेन डी, देन टी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, DDT। ओके, तो इसका नाम हो गया हमारे पास में DDT। ओके, तो ये DDT की फॉर्मेशन हो गई है। तो जैसा मैंने बताया कि इस DDT का यूज जो है वो हम इंसेक्टिसाइड के लिए भी करते हैं, ठीक है, और खास करके जब इंडिया में पहले एनाफ्लीज मॉस्किटो से जो मलेरिया काफी फैला था, उस समय भी इसका यूज किया गया था उनको मारने के लिए, उनके इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका अभी भी यूज इंडिया के अंदर कंटिन्यू है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में कई जगह इन पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये इजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है, और टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेशन होता है इनका। प्लांट्स के अंदर भी ये एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं, फिर एनिमल्स जब उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम करने पर उनकी बॉडी में ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया DDT। तो आई थिंक DDT का फॉर्मेशन जरूर ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं फ्रियॉन के बारे में कि फ्रियॉन किसे कहा जाता है। यस, लेट्स टॉक अबाउट फ्रियॉन। अब हम बात करते हैं फ्रियॉन के बारे में। देखिए फ्रियॉन क्या होता है, जैसा मैंने बताया था कि क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कॉल्ड फ्रियॉन्स। यानी मीथेन में, जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CH4, और इथेन का क्या है, C2H6। अब इसमें अगर आप हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं और हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन या क्लोरीन को लगा देते हैं, तो बनने वाला कंपाउंड क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब क्लोरीन के साथ फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है, ठीक है। कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन अगर साथ में है तो उसे आप फ्रियॉन कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करें कि फ्रियॉन के जैसे एग्जांपल देखें, CF4 फ्रियॉन है, CF3Cl फ्रियॉन है, ये भी फ्रियॉन है, C2F2Cl4 ये भी फ्रियॉन है। तो फ्रियॉन जो है, इनका यूज अगर हम देखते हैं तो सॉल्वेंट की तरह काम में लिया जाता है, इंसेक्टिसाइड की तरह, रेफ्रिजरेंट की तरह सबसे ज्यादा काम में लेते हैं इनको, ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो इसका इफेक्ट क्या है हमारे नेचर के ऊपर, कि हमें पता है कि जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, खास करके फ्रियॉन्स जो हैं, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, और ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर उनके जो पोस्ट इफेक्ट होते हैं, चाहे वो स्किन कैंसर करना है या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी है नेचर के अंदर, वो सारे करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है इनका नोमेनक्लेचर, कि जो फ्रियॉन है इनके नोमेनक्लेचर का भी हमारे पास एक सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए फ्रियॉन का नोमेनक्लेचर होता है फ्रियॉन XYZ से। तो यहां X है आपके पास कार्बन -1, Z है, Y है आपके पास हाइड्रोजन +1, और Z जो है नंबर ऑफ फ्लोरीन है। जैसे मैंने यहाँ कुछ फ्रियॉन्स लिखे हैं, अब इन फ्रियॉन की नेमिंग करते समय सबसे पहले आपको फ्रियॉन लिखना है, ठीक है। ये आपने लिखा फ्रियॉन, फिर X, Y और Z को फाइंड करना है। तो पहले X देखें, कार्बन -1, तो कार्बन कितना है 1, तो 1 - 1 कितना आएगा 0, तो 0 आप लिखते नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपके पास Y क्या है, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन कितना है, एक भी नहीं है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन 0 है, तो 0 + 1 1 ही आएगा, दैट मीन्स 1 लगाना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद Z क्या है आपके पास, नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने 4, तो आप क्या लगाएंगे 4, तो यानी CF4 का नाम क्या हो गया, फ्रियॉन 1,4। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, इस फ्रियॉन का नेमिंग करें, तो इसकी नेमिंग करने के लिए वापस आपको देखना है X यानी कार्बन -1, तो 0 आएगा, तो 0 मेंशन नहीं करना। देन आपको लिखना है Y है हाइड्रोजन +1, तो हाइड्रोजन एक भी नहीं है, यानी 0 + 1 1 आएगा। और फिर फ्लोरीन लिखना है आपको, तो 3 फ्लोरीन है आपके पास, ठीक है, फ्रियॉन 1,3। नेक्स्ट देखिए हम, इसे क्या लिखा जाएगा, फ्रियॉन, और फ्रियॉन के बाद में अगेन X कार्बन -1 0 लिखने की जरूरत नहीं है, Y हाइड्रोजन +1 1 आ जाएगा, और फिर फ्लोरीन के लिए कितने फ्लोरीन है 2, तो यहां 2 लिख देंगे आप। नेक्स्ट देखें फ्रियॉन, और फ्रियॉन के बाद कार्बन -1, तो कार्बन 2 है आपके पास यहां पर इस बार, तो 2 - 1 = 1, यानी 1 लिखना है आपको पहले। और उसके बाद आपको देखना है इसमें Y इज हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब 1 ही आएगा, 0 + 1 1। एंड देन Z है नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने हैं 2, तो इस फ्रियॉन को क्या बोलेंगे, फ्रियॉन 1,1,2। लास्ट और देखें आप इसे, फ्रियॉन, ठीक है। तो यहां फ्रियॉन की नेमिंग करने के लिए वही कार्बन -1, तो 2 कार्बन है तो क्या आएगा 1,
देन हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन नहीं है तो यानी 0 + 1 1 हो गया। देन फ्लोरीन 4 है तो 4 लगा दें, तो इसका नाम हो गया फ्रियोन 114। ओके, तो आई थिंक आपको फ्रियोन की नोमेनक्लेचर समझ में आ गई है कि फ्रियोन का नोमेनक्लेचर आपको किस तरह से करना है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट फ्रियोन। रफ कर दें इसे। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का हमारा, और वो टॉपिक है, द टॉपिक इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोराइड। ओके, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो एक्चुअली बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC जो है एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड की तरह काम में लिया जाता है। ठीक है, तो हमें इसकी फॉर्मेशन देखनी है कि इसका फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बेंजीन जो है उसका क्लोरीनेशन कराते हैं। तो ये हमारे पास बेंजीन है, समझना बहुत सिंपल है। इसका हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, यहां सनलाइट रख रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराएं। तो जब आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो देखिए मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो कितनी वैलेंसी जनरेट होंगी, 6 न्यू वैलेंसी विल जनरेट लाइक दिस, ऐसे। और वैलेंसी जनरेट होने पर वहां हमें किसको कंबाइन करना है, क्लोरीन को। तो क्लोरीन कितना ले लें, 6 ले लेते हैं, यहां पर नहीं 3 ले लेते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन हो रही है यहां। तो यहां Cl आ गया, यहां Cl आ गया, यहां Cl आ गया, यहां Cl है, यहां Cl है, यहां Cl है। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां हर एक कार्बन 3 बॉन्ड शो कर रहा है, यानी कि 4th बॉन्ड में हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, जैसे ये तो बेंजीन था, और ये जो कंपाउंड बना है इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन। बेंजीन में 6 क्लोरीन जोड़ दिया आपने, हेक्साक्लोराइड। दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, BHC। दिस इज BHC, और BHC क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है, ध्यान रखना, इट इज यूज्ड एन इंसेक्टिसाइड। इसको इंसेक्टिसाइड की तरह काम में लिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा BHC या बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड का IUPAC नेम बताएं क्या होगा, तो कैसे बता सकते हैं। देखिए कि हर कार्बन पर एक Cl है, तो आप इसे IUPAC नेमिंग में किस तरह से बोलेंगे कि इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए, सोचिए और बताएं। देखिए मैं इसको अगर फर्स्ट कार्बन देता हूं 1 2 3 4 5 6, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, अब ये बेंजीन थोड़ी है, अब तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो ये हमारे पास में BHC हो गया है, और BHC का यूज किसके लिए किया जाता है, इंसेक्टिसाइड के लिए किया जाता है, पेस्टिसाइड्स के लिए किया जाता है इसका यूज। ठीक है ना, तो और जो टर्मिट्स होते हैं उनको किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड जो आपको वर्कशीट दी गई है उन्हें आप जरूर सॉल्व कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।